स नपुंसकम यस्यायम एकवद भाव वीता स नपुंसकलिंगो भवति द्विगुर्द्वंद्वश्च। जिसको एकवद भाव कहा गया है वो नपुंसकलिंग होता है, द्विगु समास भी और द्वंद्व समास भी हैं। हैं? स मानी वह एकवद भाव, तो वह एकवद भाव, स वह एकवद भाव हो गया ना एक वचन में। वह एकवद भाव नपुंसकलिंग होता है। जिसको एकवद भाव किया है वह नपुंसकलिंग होता है। हैं? हाँ, द्विगु समास हो या द्वंद्व हो, यस्य एकवद भाव वीता स नपुंसकलिंगो भवति। जिसको एकवद भाव किया है वह द्विगु हो या द्वंद्व हो। द्विगु और द्वंद्व दो को ही तो किया है एकवद भाव। द्विगुर एक वचनम द्वंद्वश्च, तो जिसको एकवद भाव किया है वह द्विगु या द्वंद्व नपुंसकलिंग होता है। पंचगवम दशगवम, जैसे पंचगवम में पंचानाम गवाम समाहारा, दो तरह से विग्रह होता है। ये जो द्विगु होता है ना, पंचगवम का एक विग्रह तो ये है पंचानाम गवाम समाहार, पंचगाव समाहृता। ऐसे ऐसे दो प्रकार से विग्रह। गवानाम नहीं, गवाम, गो शब्द का षष्ठी भोजन गवाम। पंचानाम गवाम समाहार पंचगाव समाहृता। ठीक है। अष्टानाम अध्याय समारा अष्टव अध्याय समाहृता। ठीक हो गया। वो भाव में प्रत्यय है, समपूर्वक आंगपूर्वक री धातु से घय प्रत्यय भाव में है। ये समाहृता कर्म में है, क्ता प्रत्यय। अकारांतोत्तर पद द्विगु स्त्रीलिंग में। अच्छा, ये उदाहरण दे दिए, पंचगवम दशगवम, द्वंद्व का पाणिपादम शिरोग्रीवम, परलिंगता अपवाद। परवलिंगम द्वंद तत्पुरुष सूत्र आएगा, उसका ये अपवाद बन गया। नपुंसक लिंग पुल्लिंग ये विधान किए। समास में जो शब्द बनेंगे ना, उनकी लिंग व्यवस्था बता रहा है ये प्रकरण, वैसे नहीं बता रहा। समास में जैसे समास में दो पद हो जाते हैं, तो जैसे अव्ययीभाव समास का लिंग क्या होना चाहिए, तो बोलेगा नपुंसक लिंग। द्विगु और द्वंद्व का क्या लिंग होना चाहिए, बोले परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। बहुब्रीहि तो अन्य पदार्थ प्रधान होता है, इसलिए वहाँ अभिधेय के अनुसार स्वतः ही लिंग वचन होता है। परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, द्वंद्व और तत्पुरुष का पर्वत होता है। परवाने में अगले वाले शब्द के अनुसार, पर वाले शब्द के अनुसार। और अव्ययीभाव का नपुंसक लिंग होता है। और परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषों का अपवाद है ये। स नपुंसकम जो सूत्र है,
स नपुंसकम ये अकेला सूत्र जो है उसका अपवाद है। इस प्रकरण में जिस द्विगु को और जिस द्वंद्व को एकवद भाव किया है, पूरा जो प्रकरण हम पढ़कर आए हैं, द्विगु और द्वंद्व को एकवद भाव किया है, वो नपुंसक लिंग होता है। ठीक हो गया। पंचगमम दशगमम द्वंद्व खलोपि पाणिपादम शिरोग्रीवम अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियां भाष्यते। अकारांत उत्तर पद वाला द्विगु स्त्रीलिंग में कहा जाता है। अब ये सनपुंसकम का अपवाद हो गया। द्विगुर एक वचनम से एकवद भाव हुआ, नपुंसक लिंग पाया। अब उसका अपवाद वार्तिक कह रहा है अकारांत उत्तर पद वाला द्विगु, जैसे पंचानाम पूलानाम समारा या पंचपूला समारिता, दो ढंग से विग्रह होगा तो पंचपूल शब्द है ना जी, ये अकारांत उत्तर पद द्विगु है। ये स्त्रीलिंग में होगा, स्त्रीलिंग में होने से द्विगु, द्विगु जो स्त्रीलिंग में वर्तमान है उससे गीप हो जाता है, और गीप का ई यस्यति जैसे अकार का लोप पंचपूली। अष्टाध्यायी भी इसी प्रक्रिया से बनता है। अष्टानाम अध्यायनम समाहारा अकारांतोत्तर पद द्विगु स्त्रियां भाष्यते, द्विगो सूत्र से गीप। अष्टाध्यायी दशरथी दशानाम रथानाम समाहार वा आबंत स्त्रियां इष्ट। कोई आबंत शब्द हो तो विकल्प से स्त्रीलिंग होता है, एक बार नपुंसक लिंग एक बार स्त्रीलिंग। वा आबंत, वा मानी विकल्प, आबंत मानी आबंत शब्द, जैसे पंचानाम खट्वानाम समाहार। पंचानाम खट्वानाम पंचानाम खट्वानाम समाहार है। अब ये आबंत है ना, तो एक बार तो नपुंसकलिंग होगा तब तो ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ह्रस्व होकर के सु आएगा, अतो अम अमी पूर्व। खट्वा को खट्व बनेगा, फिर अम हो जाएगा अमी पूर्व पंच खट्वम। और जब स्त्रीलिंग होगा तो पहले पंच खट्वा शब्द है ना, तो स्त्रीलिंग में फिर क्या होगा? हाँ जी, द्विगु जो है ह्रस्व अकारांत से उत्तर होता है, और पंच खट्वा शब्द जो है आकारांत है। तो बताओ कैसे करोगे? पंच खट्वी रूप बनता है। द्विगु सूत्र से गीप करने के लिए अकारांत चाहिए, ह्रस्व अकारांत, और ये दीर्घ अकारांत कैसे करोगे? गो स्त्रियोर उपसर्जन से ह्रस्व होगा, और ह्रस्व होने के बाद फिर जो है द्विगु सूत्र से गीप आएगा। उपसर्जन गो शब्दांत, उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत को ह्रस्व हो जाता है, तो ये स्त्री प्रत्यांत शब्द है खट्वा, तदंत शब्द को ह्रस्व हो जाएगा। स्त्री प्रत्यांत तदंत शब्द को ह्रस्व हो जाएगा। उपसर्जन है ना, पंचानाम खट्वानाम समाहारा। खट्वा जो है ये उपसर्जन है, प्रधान जो है समाहार अर्थ है। पांच खट्वा का समाहार, तो जो खट्वा अर्थ है वो गौण हो गया, और जो समाहार अर्थ है उनका वो प्रधान है, तो इसलिए उपसर्जन होने से ह्रस्व हो जाएगा। बहुब्री समास नहीं कर रहे, द्विगु समास कर रहे हैं यहाँ, बहुब्री नहीं। यहाँ पर नहीं है। ये जो वा बंत स्त्रियां जो प्रकरण चल रहा है ना, ये द्विगु समास की प्राप्ति थी। अकारांत उत्तर पद द्विगु स्त्रियां भाष्यते वा बंत स्त्रियां इष्ट। आबंत शब्द स्त्रीलिंग में विकल्प से चाहते हैं। हाँ, ठीक हो गया। अनो न लोपश्च वाच द्विगु स्त्रियां। और एक बात कह रहे हैं, ये द्विगु के बारे में ही है सारे वार्तिक। अकारांत उत्तर पद द्विगु स्त्रीलिंग में होता है, आबंत द्विगु स्त्रीलिंग में विकल्प से होता है,
ऊपर से द्विगु की अनुवृत्ति आ रही है, वाबंत द्विगु, आबंत द्विगु स्त्रीलिंग में विकल्प से चाहते हैं। पंचखट्वम अनो नलोपश्च, ऊपर से द्विगु की अनुवृत्ति आ रही है, आबंत द्विगु स्त्रीलिंग में विकल्प से चाहते हैं। ये तो कई बार आप लोगों के सामने आ चुकी है बात, हैं? वाह वाह बनता है, ऐसा भी लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो। ऐसा फिर निशान नहीं देना चाहिए, जैसे आ निकालना हो ना, यदि आ पदच्छेद निकालना हो तो ये ऐसा वाला चिन्ह नहीं देना चाहिए। एक ह्रस्वकार निकलेगा, फिर वाह अबंत निकलेगा। या तो फिर ऐसा रखो या फिर ऐसा कर दो स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए। भ्रांति में अपाकर तुम्हें, तो आबंत शब्द रूप स्त्रीलिंग विकल्प से चाहते हैं। पंचखट्वम पंचखट्वी अनो नलोपश्च वाच द्विगु स्त्रियाम, और ये कहता है अनंत को नलोप हो जाता है और पंचतक्षम पंचतक्षी। अनंत जो शब्द है, अनंत जो द्विगु, उसका नय का लोप हो जाता है और विकल्प से उसको स्त्रीलिंग भी बना दिया गया। वाच स्त्रियां भवति, अनंत द्विगु को नकार का लोप हो जाता है, विकल्प से वो द्विगु स्त्रीलिंग में होता है। जैसे पंचानाम, तक्षा शब्द का रूप तक्षण का तक्षणाम, पंचानाम तक्षणाम समाहार। 5 तक्षा होते हैं ना जो बड़ई, तक्षणाम तक्षणाम क्या रूप बनता है? तक्षा तक्षाणो तक्षाणा तक्षणम तक्षाणो तक्षण, तक्षणा तक्षभ्याम तक्षभी तक्षणे तक्षभ्याम तक्षभी तक्षणा तक्षभ्याम तक्षभ्या तक्षणाम, तक्षणा तक्षणो तक्षणाम। तक्षण शब्द है, आगे आम आया तो नय का हल्लोप होना से अकार लोप, तक्षणाम बनता है। तक्षण आगे आम, षष्ठी के बहुवचन में नुट नहीं होगा, नुट नहीं होगा, तक्षण के ए का लोप पाएगा। तो देखिए यहाँ लोप हो जाएगा, लोप होना अनंत भयसंज्ञक के आकार का लोप हो जाता है, भयसंज्ञा है, तक्षणाम रूप बनेगा। पंचानाम तक्षणाम समाहार, पंच अनो नलोपश्च वाच द्विगु स्त्रियाम, विकल्प से स्त्रीलिंग में और नय का लोप। ये न तो नलोपा प्रातिपदिकांत पूर्व पद में अंतर्वर्तनी विभक्ति होती है, उसको मानकर पद संज्ञा हो जाती है, पर उत्तर पद में अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर पद संज्ञा नहीं होती है, पूर्व पद में हो जाती है। उत्तर पदत्वे च पदादि विधो, पदादि विधि को छोड़कर प्रत्यय लक्षण नहीं होता। पदादि विधि करनी हो ना, तब तो जो है इसमें दे रखा है ना, ये पद्मंजरी में दे रखा है, उत्तर पदत्वे च पदादि विधो प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधात् पदत्व अभावात् नलोप वचनम।
उत्तर पदत्वे च अपदादि विधो, अपदादि विधो, पदादि विधो को छोड़कर उत्तर पद का पदत्व संपादित करना हो। उत्तर पदत्व का मतलब है उत्तर पद का पदत्व। उत्तर पदत्व का अर्थ है उत्तर पदस्य पदत्वे, उत्तर पद का पदत्व संपादित करना हो, तब पदादि विधि को छोड़कर प्रत्यय लक्षण नहीं होता। पदादि विधि में तो केवल हो जाता है प्रत्यय लक्षण, पर पदादि विधि को छोड़कर प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। पदादि विधि क्या होती है? 7 पदाद्यों जैसे पदादि सकार को मूर्धन्य आदेश हैं, नहीं वहां तो प्रत्यय लक्षण हो जाता है, बाकी जगह नहीं होता प्रत्यय लक्षण नहीं होता। जैसे दधि सेचौ, अब यहां उत्तर पद का पदत्व बनाना है। ये जो शेच उत्तर पद है, उत्तर पद का पदत्व अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर हो जाएगा और पदादि बन करके 7 पदाद्यो पदादि सकार को मूर्धन्य आदेश निषेध हो जाएगा। वार्तिक ही कह रहा है ना, उत्तर पदत्वे च अपदादि विधो, पदादि विधि को छोड़कर। पदादि विधि में तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा, जैसे उत्तर पद का पदत्व बनाना और पदादि विधि करनी हो, उत्तर पद का पदत्व तथा पदादि विधि करनी हो। पदादि विधि जो 7 पदाद्य सूत्र से जो पदादि सकार को मूर्धन्य आदेश का निषेध है, ये पदादि विधि है। पदादि विधि करनी हो, उत्तर पद में पदादि विधि करनी हो, तब तो प्रत्यय लक्षण हो जाता है। बाकी जगह उत्तर पद का पदत्व बनाना हो, प्रत्यय लक्षण नहीं होता। हाँ, पदादि विधि यदि करनी हो, उत्तर पद संबंधी कोई कार्य, पदादि को कोई कार्य करना हो, जैसे कि पदादि को 7 पदाद्य सूत्र से निषेध कार्य है, सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होता, तो वहाँ तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा, बाकी जगह नहीं होगा। तो यहाँ तक्षण शब्द की पद संज्ञा उत्तर पद को मान करके नहीं पा रही थी, इसलिए नलोपा प्रातिपदिक अंत से हो नहीं सकता था। नलोपा वार्तिक ने कह दिया कि नकार का लोप हो जाता है। हाँ, लोप होने से आकार स्त्रीलिंग में अकारांत बन गया, ये द्विगो सूत्र से गीप आ जाएगा पंच तक्षी, और नहीं तो सु अतो हमें पूर्व। पद के आदि में थोड़ी है ये कार्य, पद के अंत के नकार का लोप है। उत्तर पद का पदत्व करने में प्रत्यय लक्षण नहीं होता, उत्तर पद का पदत्व प्रत्यय लक्षण से जो पाए वो नहीं होता, पर पदादि विधि को छोड़कर पदादि विधि में तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। पहले यूँ वाक्य बना लो, उत्तर पद के पदत्व में प्रत्यय लक्षण नहीं होता, अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर जो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण पाता था उसका निषेध कर रहा है सूत्र, वार्तिक निषेध कर रहा है कि प्रत्यय लक्षण नहीं होता, उत्तर पद के पदत्व में प्रत्यय लक्षण नहीं होता, पदादि विधि को छोड़कर। वार्तिक है ये, उत्तर पदत्वे च पदादि विधौ, न लुमतांग सूत्र पर वार्तिक है। तो नलोप हो गया, और नलोप होकर के स्त्रीलिंग में विकल्प से हो गया पंचतक्षम, नपुंसक लिंग होगा, एक बार जब स्त्रीलिंग होगा तो पंचतक्षी बनेगा। पात्रादिभ्य प्रतिषेधो वक्तव्य, पात्रादि से प्रतिषेध कहना चाहिए। पंचपात्रम चतुर्युगम, पंचपात्रम चतुर्युगम। पात्रादि शब्दों की सिद्धि के लिए आकृति गण है पात्रादि। ये तो अकारांत उत्तर पद द्विगु स्त्रियां भाष्य के कहा था ना, अकारांत उत्तर पद वाला द्विगु स्त्रीलिंग में होता है, उसका प्रतिषेध कहना चाहिए। हैं, स्त्रीत्व का प्रतिषेध कहेंगे तो नपुंसक लिंग ही हो जाएगा, पंचपात्रम बन जाएगा, चतुर्युगम बन जाएगा, त्रिभुवनम बन जाएगा, 3 भुवनों का समाहार त्रिभुवनम, 4 युगों का समाहार चतुर्युगम, पंचपात्रों का समाहार पंचपात्रम।
ठीक है जी। तो इसमें ये जो वार्तिक दिया है इसको ध्यान में रखो। उत्तर पद में प्रत्यय लक्षण कार्य, जैसे पूर्व पद में प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण हो जाता है ना, राजपुरुषा है जैसे, राजन शब्द के नय का लोप कैसे होता है पूछे तो, यहाँ पर अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर पद संज्ञा हो जाती है, लेकिन उत्तर पद में अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर पद संज्ञा नहीं होती। केवल एक अपवाद है, यदि पदादि विधि करना हो तब तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण हो जाएगा उत्तर पद में भी। बाकी उत्तर पद के अंत में कोई कार्य करना हो तब प्रत्यय लक्षण नहीं होता है, हैं? पद के आदि को कार्य करना हो तब तो प्रत्यय लक्षण हो जाता है, पर पद के अंत में कोई कार्य करना हो तब नहीं होता। तो पंचपात्रम, यहाँ ये वार्तिकों को सबको याद करना पड़ता है। जैसे कहीं द्विगु समास को आपको नपुंसकलिंग सिद्ध करना है अकारांत द्विगु को, तो पात्रादिभ्य प्रतिषेधा लगाना पड़ता है। अकारांतोत्तर पद द्विगु स्त्रियाम भाष्यते बोलना पड़ता है, फिर पात्रादिभ्य प्रतिषेधा बोलना पड़ता है। 2 वार्तिक बोलने पड़ते हैं। और स्त्रीलिंग सिद्ध करना हो तो 1 वार्तिक बोलना पड़ता है, अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम भाष्यते। आवंत शब्द का स्त्रीत्व सिद्ध करना हो तो वाह अवंता स्त्रियाम इष्टा कहना पड़ता है, हैं? और अनंत शब्द को नपुंसकलिंग में बनाना हो तो अनो न लोपश्च वाच द्विगु स्त्रियां अविभावश्च। अविभाव समास नपुंसकलिंग होता है। अधिस्त्री स्त्रियाम अधिकृत्य, ये विभक्ति के अर्थ में अविभाव समास हुआ है। यहाँ अधि जो है सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है और अविभाव समास हुआ है। और इसका क्या हुआ? ठीक हो गया। अधिस्त्री उपकुमारी उन्मत्त गंगम लोहित गंगम। उपकुमारी का मतलब है कुमारी के समीप, और उन्मत्त गंगम लोहित गंगम में भी अन्य पदार्थ से संज्ञाएं से अविभाव समास हुआ है। पूर्व पदार्थ प्रधान से अलिंगता एवं प्राप्ता, अन्य पदार्थ प्रधान से अविधेय लिंगता अतः इदम उच्यते। अविभाव समास 2 प्रकार का होता है, पता है आपको? समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और कि कोई समास पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, कोई उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, कोई उभय पदार्थ प्रधान होता है, कोई अन्य पदार्थ प्रधान होता है। इनमें चारों में व्यवस्था पता है किस में कौन सी पदार्थ की प्रधानता? क्या क्या? तत्पुरुष उत्तर पद और अव्ययी में। हाँ, अच्छा, एक बात आपको नहीं पता था, वो चलो पता कर लो। जो ये अविभाव है ना, ये सारा पूर्व पदार्थ प्रधान नहीं, अन्य पदार्थ प्रधान भी होता है। अन्य पदार्थ संज्ञा नदी विश्चादि सूत्रों से जो होता है ना, वो अन्य पदार्थ प्रधान होता है। उसी के लिए यहाँ ये पंक्ति लिखी है जो पढ़ लो। यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है कि पूर्व पदार्थ प्रधान से अलिंगता एवं प्राप्ता। पूर्व पदार्थ प्रधान की तो अलिंगता प्राप्त हुई और अन्य पदार्थ प्रधान की अभिधेय लिंगता प्राप्त हुई, इसलिए ये सूत्र बनाया। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, अधिस्त्री में अधि के अर्थ की प्रधानता है ना, ये नपुंसक लिंग होकर के ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व हो गया। और अधि जो है अव्यय है, और अव्यय का कोई लिंग नहीं होता है, अलिंग होता है, तो अधिस्त्री की अलिंगता प्राप्त हुई। पूर्व पदार्थ की प्रधानता है, तो अधि के अनुसार यदि लिंग देखोगे तो इसका कोई लिंग नहीं मिलेगा। अधिस्त्री पूरे शब्द का लिंग अधि के अनुसार यदि करने जाएं तो कोई लिंग नहीं होगा। और यदि अन्य पदार्थ प्रधान मान करके अविभाव समास को देखोगे उन्मत्त गंग, तो इसकी क्या लिंग पाया? अन्य पदार्थ प्रधान का अभिधेयवत लिंग प्राप्त हुआ। हाँ, तो अभिधेय के साथ लिंग पाया, तो कह रहे हैं इसलिए अतः इदम उच्यते, इसलिए अविभाव सूत्र बनाया। अनुक्त समुच्चय अर्थस् चकारा, यहाँ पर जो चकार है अविभावश्च में जो च है वो अनुक्त समुच्चय के लिए है, जिसका
कथन नहीं किया गया है। चकार अनुक्त समुच्चय के लिए होता है, माने जैसे आगे बहुत सारे कर रहे हैं ना, पुण्य सुदिन शब्द से उत्तर अन्ना क्लीबता इष्यते, पुण्यहम सुदिनाहम पथः संख्या व्यादे क्लीबता इष्यते त्रिपथम चतुष्पथम, इस तरह से। ठीक है। अविभावश्च में जो चकार है ना, वो अनुक्त समुच्चय के लिए, जिसका कथन नहीं किया गया उसका भी हो जाए। समास के द्वारा जिनका समास नहीं किया गया वो नहीं, जिसका लिंग बताया नहीं गया उसको भी किसी को संग्रह करना हो, इसके साथ जोड़ना हो नपुंसक लिंग में, तो चकार के द्वारा जोड़ देंगे। जैसे पुण्य सुदिनाभ्याम अन्ना क्लीबता इष्यते, पुण्य और सुदिन शब्द से उत्तर जो अहन शब्द आ जाए तो क्लीबता चाहते हैं, माने नपुंसक लिंग चाहते हैं।